नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल एनालिसिस एजुपथ में। दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी? उम्मीद है बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि जो रोजगार विद अंकित ऐप पर जो मॉक टेस्ट फ्री में जो वीकली मॉक टेस्ट आते हैं दोस्तों हर संडे को, तो पिछले संडे से एसएससी जीडी के भी मॉक टेस्ट उन्होंने डालने स्टार्ट कर दिए हैं। वैसे तो हम दिल्ली पुलिस के सॉल्यूशन करा रहे थे मॉक टेस्ट के, लेकिन यहीं पर एसएससी जीडी का भी मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, क्योंकि एसएससी जीडी की भर्ती भी आने वाली है। नवंबर में इसके फॉर्म आने वाले हैं और इसकी एग्ज़ाम जो है फरवरी मार्च में होने वाली है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो मैथ का जो मॉक टेस्ट होता है दोस्तों, फुल मॉक टेस्ट होता है एसएससी जीडी का, जिसमें हम मैथ का सॉल्यूशन आज की इस वीडियो में करवाने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि मेरा इस बार एसएससी जीडी में फाइनल सिलेक्शन हो ही गया है। मेरे 138 मार्क्स 160 में से आए थे। तो मुझे अच्छे से पता है दोस्तों कि कैसे एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करना है, और बाकी मैं इसका सॉल्यूशन आपको करवाने वाला हूं और आप लोग लास्ट तक वीडियो में ज़रूर बने रहें दोस्तों। इससे पहले आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें भाई, और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एक खास ही और यूनिक तरीके से हम इसमें सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के मॉक टेस्ट को। आज के मॉक टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों। इसमें हम केवल मैथ को ही सॉल्व करवाने वाले हैं फ्रेंड्स। तो आज का जो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि राहुल ने 56,500 रुपये में 120 टेबल खरीदे। यदि उन टेबलों में से 70 का औसत मूल्य 450 है तो शेष 50 टेबलों का औसत मूल्य क्या होगा दोस्तों। इसमें दे रखा है कि आप लोग ध्यान से देखना फ्रेंड्स कि 120 जो टेबल है उनका मूल्य दे रखा है 56,500 रुपये, और यहाँ पर क्या दे रखा है 70 का औसत मूल्य दे रखा है, एवरेज रेट दे रखी है 450 रुपये, और यहाँ पर क्या दे रखा है टोटल दे रखा है। तो इनका टोटल निकालेंगे तो गुणा करना होगा हमको, और गुणा करेंगे तो कितना आ रहा है 31,500। 70 का क्या मूल्य आ रहा है, 70 टेबलों का मूल्य आ रहा है 31,500, और 120 का कितना आ रहा है 56,500। तो अब जब हम 50 टेबलों का जब मूल्य निकालेंगे तो क्या करेंगे, इनमें से इसको घटा देंगे दोस्तों। तो ये कितना निकल करके आ रहा है आपके सामने मैं बता दूं, 25,000 इसका टेबल 50 टेबलों का मूल्य आ रहा है। लेकिन इसमें क्या पूछा है 50 टेबलों का औसत मूल्य पूछा है। जब 50 टेबलों का कुल मूल्य इतना है तो औसत निकालने के लिए 50 का भाग दे देंगे दोस्तों। चलिए काटते हैं इसको 0 से 0, और ये आ रहा है हमारा 500 रुपये। 50 टेबलों का औसत मूल्य निकल करके आया, जो कि यही हमसे क्वेश्चन में पूछा है, और ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, और जो कि कुछ ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है फ्रेंड्स। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है दोस्तों, इसको देखिए, थोड़ा ध्यान से देखिए दोस्तों। ये क्या कह रहा है दोस्तों, 708 किलोमीटर की एक यात्रा है, यानी कि कुल दूरी कितनी है 708 किलोमीटर। एक एक्सप्रेस ट्रेन है और एक राजधानी ट्रेन है, जो कि एक एक्सप्रेस ट्रेन राजधानी ट्रेन से 6 घंटे अधिक लेती है समय, और यदि एक्सप्रेस ट्रेन की गति दुगनी कर दी जाए तो वह राजधानी ट्रेन की तुलना में 3 घंटे कम समय लेती है। तो राजधानी ट्रेन की गति क्या है दोस्तों, और गति का फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय। तो एक तो हमारे पास एक्सप्रेस ट्रेन है और एक हमारे पास राजधानी ट्रेन। इसको ध्यान से समझना फ्रेंड्स, ये काफ़ी टिपिकल क्वेश्चन बन जाएगा अगर आप सही से इसको समझ के नहीं करेंगे तो 708 किलोमीटर की दूरी वो कोई समय में तय कर रहा है, तो और 708 किलोमीटर की दूरी राजधानी किसी समय में तय कर रही है, तो समय को एक बार के लिए टी मान लेते हैं। राजधानी कितने समय में तय कर रही है 708 किलोमीटर की दूरी को टी समय में तय कर रही है, यही चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय। और एक्सप्रेस वे है वो क्या कर रही है, वो इससे 6 घंटे अधिक ले रही है दोस्तों। 708 किलोमीटर की दूरी को तय करने में टी समय से 6 घंटे अधिक ले रही है। एक बार इसको ऐसे लिख के देखो। फिर दोबारा उसने अगले सेंटेंस में क्या कहा है फ्रेंड्स, कि यदि एक्सप्रेस ट्रेन की गति दोगुनी कर दी जाए। अब ये एक्सप्रेस ट्रेन की गति है हमारे पास, कुल दूरी बटे समय चाल होती है ना, तो इसको अगर दोगुना कर दिया जाए तो ये क्या करा है, इसको दोगुना करने के लिए क्या करेंगे 2 से गुणा कर देंगे, 708 बटे टी प्लस 6। अगर इसको दोगुना कर दिया जाए तो ये कह रहा है कि राजधानी ट्रेन की तुलना में 3 घंटे का कम समय लगेगा। तो राजधानी को जो समय लग रहा है उससे 3 घंटे कम समय लगेगा दोस्तों। तो राजधानी की चाल क्या है 708 बटे जो टी समय लग रहा है उससे 3 घंटे कम समय लगेगा दोस्तों इसको, और ये दोनों की चालें बराबर कर देंगे अब हम इनको। तो अब जब इसको काटेंगे दोस्तों, यहाँ से 7 से 8 से 708 कट जाएगा, और ये ऊपर बच जाएगा 2, और ये वज्रगुणा हो जाएगा बाद में। वज्रगुणा जब करेंगे दोस्तों तो 2t माइनस 6 बराबर t प्लस
6। अब यहाँ से समय निकल करके आ जाएगा दोस्तों, और समय निकल करके आएगा तो दूरी में हम समय का भाग दे देंगे तो हमारे पास राजधानी ट्रेन की चाल निकल के आ जाएगी। तो आगे अब देखो इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो ये इधर आएगा टी तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर एक टी बचेगा, बराबर में ये इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 6 और से 12 हो जाएगा दोस्तों। तो टी बराबर 12 आवर यानी 12 घंटे समय निकल करके आया हमारे पास। इसमें क्या पूछा है दोस्तों, राजधानी ट्रेन की गति क्या है। तो राजधानी ट्रेन की गति क्या है, 708 किलोमीटर की दूरी को वो 12 घंटे में तय कर रही है, तो इसकी चाल निकल करके आ जाएगी। यहाँ पर जब इसको भाग देंगे तो दोस्तों ये जा रहा है 59 बार, तो 59 किलोमीटर प्रति घंटा राजधानी ट्रेन की चाल हमारे पास आई, और ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, और उम्मीद है दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा और आप लोग इसी प्रकार क्वेश्चंस को सही तरीके से अटेम्प्ट करना सीखें दोस्तों। इसमें बहुत बड़ी बड़ी इक्वेशन भी बन सकती थी, लेकिन जब हमको अच्छे तरीके आते हैं तो हम सॉल्व कर सकते हैं आराम से। और जबकि दोस्तों एसएससी जीडी में आपको बताया दोस्तों कि 80 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए 60 मिनट है ओनली बस। तो ऐसे समझो आप बिल्कुल ही बहुत ही स्पीड में सॉल्व करना होता है क्वेश्चन को, तब जाके टाइम की कार्रवाई होती है, अदरवाइज टाइम कम पड़ता ही पड़ता है दोस्तों एसएससी जीडी में। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है दोस्तों कि तेल की कीमत में अगर 20% की वृद्धि कर दी जाए। ऐसे समझो इसको दोस्तों, तेल की कीमत पहले 100 रुपये थी यानी कि, और अब एकदम से ये 20 रुपये प्रति केजी या इतनी वृद्धि कर दी तेल की कीमत में। दोस्तों पहले ऐसे समझो आपकी 100 रुपये में मान लो हम कोई 100 ग्राम चीज़ खरीद रहे थे, अब ये क्या कह रहा है जबकि इस पर खर्च सिर्फ 15% ही बढ़ता है, यानी कि पहले हम जब 100 रुपये में खरीद रहे थे तो यानी कि खर्चा सिर्फ 15% बढ़ता है, यानी कि अब 115 रुपये ही खर्च कर रहे हैं, पहले 100 कर रहे थे वहाँ पर। तो तेल की खपत की वृद्धि या कमी का प्रतिशत क्या है दोस्तों। अब जब दोस्तों कोई चीज़ 100 रुपये में 100 ग्राम पहले आ रही थी और अब आ रही है 120 रुपये में 100 ग्राम, और हम कर रहे हैं खर्च सिर्फ 115 रुपये, तो आप ऐसे सोचो कि 100 ग्राम अगर हम पहले के बराबर खर्च करते तो 120 रुपये हमारे खर्च होते, लेकिन खर्च कितने हो रहे हैं 115। तो यानी कि कहीं ना कहीं हमने खपत में कमी करी है। अब ये तो साफ दिख रहा है कि वृद्धि तो नहीं हुई है, खपत में कमी हुई है कहीं ना कहीं। जब दोस्तों इसको ऐसे देखो कि ये 120 रुपये में 100 ग्राम खरीद रहा है, तो एक रुपये में कितना खरीदेगा 100/120, और 115 में कितना खरीदेगा गुणा 115 हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों इसको काटते हैं, 20 पंजे 100, 20 की 120। अब इसको जब गुणा करेंगे 5 से गुणा कर लो इसको एक बार, 5×5 = 25, 5 × 5 और 2 7, 5 × 5/6। इतना खर्च अब हम कर रहे हैं दोस्तों, और पहले कितना खर्च कर रहे थे 100 ग्राम। तो अब जब 100 में से इसको घटाएंगे तो कितनी कमी हुई है पता चल जाएगा हमें। तो देखिए घटाते हैं एक बार, तो ये हमारे सामने निकल करके आ रही है 25/6, और जो 25/6 है वो किस पर कमी हुई है 100 पर। तो अब हमें परसेंट निकालने की ज़रूरत नहीं है, 100 पर कोई भी चीज़ 100 पर 25/6 अपने आप में परसेंट है, तो 25/6% की क्या हुई फ्रेंड्स इसमें कमी हुई, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। वैसे तो दोस्तों जीडी में ज़्यादा लेवल आता नहीं है क्वेश्चंस का, क्योंकि उसमें टाइम भी कम रहता है, तो आपको थोड़ी सी स्पीड मेंटेन करके चलनी है। और जो 2-4 क्वेश्चन ऐसे आते हैं ना फ्रेंड्स, 1-2 क्वेश्चन ऐसे आते हैं फंसाने वाले जिनमें टाइम लगना ही लगना है, तो उनको स्किप करना भी आपको सीखना ज़रूरी है, क्योंकि टाइम का खेल है इसमें, पूरा ही पूरा टाइम का खेल है दोस्तों। और अगर हम उन 1-2 क्वेश्चंस में फंस गए ना तो हम पूरा एग्जाम बिगाड़ सकते हैं दोस्तों अपना। चलिए तो दोस्तों अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 का कह रहा है किसी कंपनी में 75% श्रमिक कुशल हैं। कुशल श्रमिक कितने हैं आप ऐसे इनको बांटिए। कुशल आप टोटल कंपनी में श्रमिक की संख्या मानिए पहले 100, और 75 श्रमिक 75%, 100 का 75%, 75 यानी कि 75 श्रमिक क्या है कुशल हैं और शेष अकुशल हैं। तो आप ऐसे इनको बांट लीजिए, तो शेष क्या बचे 25 जो कि अकुशल हैं। अब यह कह रहा है दोस्तों कि 84% कुशल श्रमिक और 28% अकुशल श्रमिक स्थायी है। अब इनको भी स्थायी और अस्थायी में बांटना है फ्रेंड्स, ये इनको भी स्थायी और अस्थायी में बांटना है, और इधर भी इनका स्थायी निकालना पड़ेगा। तो 75 का 84% क्या है स्थायी है श्रमिक, तो इधर अलग से 75 का 84% निकाल लेंगे। यहाँ से इसको काट लो, 25 75, 25 चौका 100, 21 चौका 84, 21 63, तो 63% क्या है स्थायी है। अब बचे कितने 12 श्रमिक बचे जो कि क्या है अस्थायी है। अब ऐसे ही 25 का 28% निकालो दोस्तों, तो 7 श्रमिक ऐसे हैं जो कि स्थायी हैं। 25 का
28% निकालेंगे तो आपके सामने 7 निकल करके आएगा, देख लेना आप लोग। और यहाँ पर 18 श्रमिक ऐसे बचे जो कि अस्थायी हैं। अब आगे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है दोस्तों कि यदि अस्थायी श्रमिकों की संख्या 180 है तो अस्थायी श्रमिक कौन कौन से हमारे पास 12 और 18, यानी कि टोटल कितने 30 हैं। अब ये हमने ऐसे बांटा तो ये यूनिट में आ रहा है दोस्तों, और जबकि रियल में कितना बता रहा है 180 श्रमिक है अस्थायी, तो एक यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी हमारे सामने। मतलब एक यूनिट की वैल्यू 6 है तो पूछा क्या है क्वेश्चन में दोस्तों कि कंपनी में श्रमिकों की कुल संख्या कितनी है। तो कितनी है कुल संख्या, कितनी मानी थी हमने 100 मानी थी। जब एक यूनिट की वैल्यू 6 है तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी गुणा 100 हो जाएगा फ्रेंड्स। ये निकल कर आया हमारे पास 600, जो कि यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और अब चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो देखिए दोस्तों ये काफ़ी अलग ही लेवल का क्वेश्चन पूछ लिया है, और इसको भी देखते हैं एक बार। कोई संख्या है हमारे सामने ए 9 2 5 7 बी 6 8 4, ये संख्या 11 से डिवाइड हो रही है। तो a माइनस बी का न्यूनतम मान क्या होगा दोस्तों, इसने न्यूनतम मान पूछ लिया है। और 11 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है फ्रेंड्स, एक को छोड़ के एक को हमें जोड़ना होता है, और फिर एक को छोड़ के एक को ऐसे जोड़ना होता है, फिर इनका डिफरेंस देखना होता है, या तो वो 0 होना चाहिए या फिर 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों इनको जोड़ते हैं एक बार के लिए। ए प्लस 2 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 4, और अब इनका जो अंतर है वो होना चाहिए 9 प्लस 5 प्लस बी प्लस 8। तो चलिए दोस्तों ये जोड़ने पर क्या आ रहे हैं 19, ए प्लस 19 माइनस 9 और 5 14 और 8 22 प्लस बी बराबर, ऐसा करने पर या तो 0 आना चाहिए या 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए। तो फ्रेंड्स इसको जब हम आगे और सॉल्व करेंगे तो ये a प्लस 19 हो जाएगा, और ये माइनस जब अंदर जाएगा तो ये ऐसे गुणा हो जाएगा माइनस का 22, और प्लस में ये जाके गुणा हो जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा। बराबर या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए। अब दोस्तों देखिए ये क्या बच रहा है यहाँ पर a माइनस बी, और ये 19 प्लस का है 22 माइनस का है तो माइनस का 3 बचा दोस्तों। या तो ये 0 आना चाहिए या 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए। तो अब इसने पूछी है a माइनस बी की वैल्यू क्या है, तो a माइनस बी की वैल्यू यहाँ से दोस्तों आ रही है 3, यहाँ से निकल कर के आ रही है 3, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। और अब दोस्तों एक बार और इसको देखना होता है, वैसे तो हम 3 ही लगा देंगे जल्दबाजी में, लेकिन ये क्वेश्चन गलत माना है दोस्तों, 3 नहीं होगा इसका। तो अब तो हमने यहाँ पर 0 रख के देखा, अगर हम एक बार के लिए यहाँ पर 11 रख के देखते हैं दोस्तों, a माइनस बी माइनस 3 बराबर 11 रख के देखते हैं, तो a माइनस बी क्या हो जाएगा, a माइनस बी हो जाएगा दोस्तों 14, क्योंकि 3 इधर आ जाएगा जुड़ जाएगा, तो a माइनस बी हो जाएगा दोस्तों 14। तो ये तो 3 से बड़ा है, जबकि इसने छोटा पूछा है, अभी तक तो 3 ही आ रहा है। लेकिन दोस्तों एक बात बताओ मुझे, अगर मैं यहाँ पर -11 ले लूँ तो ये भी तो 11 का मल्टीपल ही हो रहा है। तो a माइनस, ध्यान से देखना दोस्तों, a माइनस बी माइनस 3 बराबर, मैं एक बार के लिए यहाँ पर -11 ले लेता हूँ, तो ये भी तो 11 का मल्टीपल है। जी हाँ बिल्कुल 11 का मल्टीपल है। तो a माइनस बी यहाँ से क्या निकल करके आएगा, ये 3 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा दोस्तों, -11 प्लस 3, तो यहाँ पर बचा अब ये माइनस का 8, जो कि हमें ऑप्शन में दिया हुआ है दोस्तों माइनस का 8, ऑप्शन नंबर सी, और यही हमारा करेक्ट माना है दोस्तों। ये मैंने 3 लगा दिया था जल्दबाजी में, लेकिन इसको इस प्रकार माना गया है -8। आप भी इस पर ध्यान देना फ्रेंड्स। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। फ्रेंड्स वैसे तो इजी आता है एसएससी जीडी में मैथ का लेवल भी, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो फंसाने वाले आते हैं, उनको आपको स्किप करके चलना है, स्किप करना सीखो। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो स्किप करना सीखो दोस्त, और अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप उसको दोबारा अटेम्प्ट करिए, ये नहीं कि उसको छोड़ ही देना है। और अगर ऐसा क्वेश्चन छूट जाएगा तब भी कुछ ज़्यादा लॉस नहीं होना। और ये हमारे सामने क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए इजी क्वेश्चन है, कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है इसमें एक तो पूछा है दोस्तों 1.2 और 10.8 का मध्य अनुपात, ठीक है, और 0.2 और 1.2 का तृतीय अनुपात, इन दोनों के बीच अनुपात कितना आ रहा है दोस्तों, ये पूछा है। तो इसका हम मध्य अनुपात निकालेंगे, तो मध्य अनुपात निकालने के लिए क्या होता है दोस्तों, दोनों संख्याओं का गुणा करके और रूट निकाल देते हैं, तो ये हमारे पास मध्य अनुपात निकल करके आ जाएगा। तो इनका जब हम रूट निकालेंगे दोस्तों, तो पहले तो हम पॉइंट हटा लो, एक बार सरलता हो जाएगी, बटे 10, पॉइंट हटा लो बटे 10। अब यहाँ पर दोस्तों आपको दिख रहा है ये 12 गुणा, अब ये 12 नंबर 108 होता है ना,
12 गुणा 9 हो जाएगा, इसका 108 का हो जाएगा 12 गुणा 9। अब ये रूट में है, जब हम इसको बाहर निकालेंगे दोस्तों तो ये 2 बार बाहर आ रहा है तो ये एक ही बार आ जाएगा बाहर आकर के, और ये रूट में 9 है तो ये 3 आ जाएगा बाहर आकर के, क्योंकि 3 9 होता है। अब बटे में भी संख्या हमारे पास है 10 गुणा 10, तो ये 10 गुणा 10 है तो एक ही बार 10 बच जाएगा। तो अब ये गुणा होगा 12 3 36, और नीचे 10 है तो एक अंक छोड़ के पॉइंट लग जाएगा, यानी कि 3.6 हमारे पास क्या आया, मध्य अनुपात निकल करके आया। अब दोस्तों बात करते हैं तृतीय अनुपात की। तो जब भी दो संख्याएं दी हुई हैं और उनका तृतीय अनुपात पूछा है तो दूसरी संख्या का वर्ग करके पहली संख्या से भाग दे देते हैं। तो चलिए दोस्तों करते हैं 1.2 गुणा 1.2 बटे पहली संख्या क्या है 0.2। अब यहाँ पर पॉइंट से ये पॉइंट कट गया और 2 से 6 बार कट गया और 12 की 72, यानी कि 7.2 हमारे पास ये तृतीय अनुपात आ गया निकल करके। अब दोस्तों 3.6 और 7.2 में आपको क्या अनुपात दिख रहा है, पॉइंट से पॉइंट उठ जाएगा, 36 गुना 72, यानी कि 1:2 हमारे सामने निकल करके आ जाएगा, जो कि ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपके सामने दिया हुआ है। और चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है फ्रेंड्स कि एक व्यापारी दो वस्तुओं को 14,784 रुपये प्रति वस्तु के दाम पर बेचता है। इस शब्द पर बहुत ध्यान देना है, खरीदता है या बेचता है, क्या कर रहा है, बेच रहा है दोस्तों, और उसे एक वस्तु पर 12% का लाभ और दूसरी वस्तु पर 12% की हानि हुई, तो हानि का मान बताना है आपको। यानी कि दोनों का विक्रय मूल्य कितना है, एक का विक्रय मूल्य है 14,784 और दूसरी का भी विक्रय मूल्य 14,784 है, तो दोनों का विक्रय मूल्य कितना हुआ, 4 और 4 8 और 8 16 15 9 और 2, यानी कि 29,568 रुपया क्या हुआ दोस्तों, उनका विक्रय मूल्य हुआ, दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य हुआ। अब दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य निकालेंगे तभी तो हमें हानि का पता चलेगा। तो दोनों का क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, एक वस्तु है 14,784 रुपये की, बेची किस पर है ये, 12% के लाभ पर, 12% के लाभ पर बेची है तो 112% हो गई होगी अपने आप में, ठीक है, 112% के बराबर हो गई। और क्रय मूल्य क्या होता है, अपने आप में 100% होता है, तो 100% निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे। अब यहीं पर दोस्तों एक बार इधर देखिए, दूसरी वस्तु है, ये बेची है 14,784 रुपये में और ये बेची है 12% की हानि पर। जब 12% की हानि पर बेची है तो ये क्या 100% से घटकर 88% हो गई होगी, तो ये वैल्यू 88% के बराबर है, तो 1% के बराबर निकालने के लिए 88 से भाग दे देंगे और हमें निकालना है इसका क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है, तो इसको भी 100 से गुणा कर देंगे। अब दोस्तों ये क्या है, दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य निकल करके आएगा अगर इसको सॉल्व करेंगे तो चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं एक बार। ये इसको काटते हैं 11 से, यहाँ पर 11 88, 11 एकम 11, 11 तिया 33, 11 चौक 44, 11 चौक 44, ये इतनी बार कट रहा है दोस्तों। अब 8 से इसको एक बार काटते हैं, 8 एकम 8, 8 चिंकी 48, 8 64, ये 168 बार कट रहा है दोस्तों। तो दूसरी वस्तु का जो क्रय मूल्य निकल करके आया है वो 16,800। अब इसी प्रकार पहली वस्तु का भी देखते हैं दोस्तों, इसको 3 से काटते हैं एक बार या 4 से काट लेते हैं, 4 दूनी 8, 4 8 32, 4 से इसको भी काटते हैं, 4 दिया 12, 4 छः 24, 4 8 4 9 36, 4 छः 24, ये भी कट गया दोस्तों। अब इसको और काटते हैं एक बार 4 से, 4 7 28 और 4 9 36, 4 दूनी 8, 4 चौक 16। अब इसको 7 से फिर काट लेते हैं, 7 एकम 7 और 7 तिया 21, 7 दूनी 14। तो इसका निकल कर क्या आ रहा है दोस्तों, क्रय मूल्य 13,200 रुपया और इसका आ रहा है 16,800 रुपया। तो यहाँ पर ये कितना हो गया जोड़ने पर, यानी कि ये हो गया दोस्तों टोटल 30,000 रुपया। 30,000 रुपया क्रय मूल्य है और 29,568 क्या है, विक्रय मूल्य है। तो सीधी सी बात है, हानि तो हो ही रही है, लेकिन कितने की हो रही है दोस्तों, तो ये हानि हो रही है फ्रेंड्स 432 रुपये की। इसको घटाएंगे तो पता चलेगा 432 रुपये की हानि हो रही है। और यही दोस्तों, सॉरी नीचे चला गया था, और यही दोस्तों हमसे पूछा है 432 रुपये की हानि हो रही है। तो हम देखेंगे ऑप्शन में हानि का मान कितना है 432, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है फ्रेंड्स। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो चलिए दोस्तों देखते हैं एक बार क्वेश्चन नंबर 8 को भी दिया हुआ है आपके सामने। क्वेश्चन है 423 भाग बड़ा कोष्टक 270 8 सही 1/2 माइनस 5/2 और ये बड़ा कोष्टक बंद है। अब दोस्तों इसको जब हम सॉल्व करना होता है हमें ये ऐसा क्वेश्चन, तो यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले छोटा कोष्टक सॉल्व होता है, तो इधर से इन छोटे कोष्टक को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। एक बार यहीं पर कर लेते हैं कि 8 दूनी 16 और 1 17/2 होगा, ये माइनस 5/2 होगा, तो यानी कि ये हमारे पास आ रहा है 12/2 यानी कि 6। तो इस पूरी की पूरी टर्म का मतलब हमारे पास आया 6, आप लोग ऐसे लिख दो। अब जब इसको स्टार्ट करेंगे दोस्तों कैलकुलेशन करेंगे, तो ये है बटे में है
यानी कि ये भाग लग रहा है 1/3 का। जब 1/3 का भाग लग रहा है तो दोस्तों 3 ऊपर चला जाएगा, 17 या 51 हो जाएगा। इस पूरी की पूरी टर्म का मतलब हो गया 51। तो चलिए दोस्तों अब एक बार इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास सब कुछ सामने आ गया। तो इसको जब सॉल्व करेंगे एक बार के लिए इसको भूल जाओ फ्रेंड्स, इसको ही सॉल्व करते हैं। 270 भाग 3/7। अब जब मैंने आपको बताया जब इस प्रकार भाग का चिन्ह है और बटे में संख्या है आगे तो वो गुणा में बदल जाती है। कैसे बदल जाती है? गुणा में 7 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे। गुणा 35 प्लस इसका मतलब हमने निकाल लिया अभी 51 माइनस इसका मतलब हमने निकाल लिया 6। तो चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। 3 से 90 बार गया और अब ये सारी संख्याएं गुणा होनी है आपस में। तो करते हैं दोस्तों, 7 का 35 में करते हैं। 35 7 या 21 और 3 24, 945 बचा गुणा 90। इसको करते हैं 0 9 45 9 को 36 और 4 40, 9 दूनी 18 और 4 22। ये आ रहा है 22,050। और ये हमारे पास प्लस का 51 है और ये माइनस का 6 है। तो ये बचेगा दोस्तों प्लस का 45। तो क्या बचा? प्लस का 45। चलिए इसको भी जोड़ते हैं दोस्तों। ये आ रहा है 22,095। तो ये हमारे पास क्या आया निकल करके? इस पूरी की पूरी टर्म का मतलब आया 22,095। अब दोस्तों इसको इधर देखिए, ये एक और बचा हुआ है 423। अब ये भाग का चिन्ह है तो हम भाग में लगा लेंगे इसको 22,095। अब दोस्तों इसको और आगे काट सकते हैं। इसे काट के देखते हैं दोस्तों इसको 9 से। 9 को 36 बचा 6, 9 7 63। ठीक है 47। पहली बात तो 47 एक ही उसमें आ रहा है 47, लेकिन और ही कन्फर्मेशन करने के लिए इसको ऐसे कर लेते हैं। ये भी 9 से कट रहा है। 9 दूनी 18 बचे 4, 9 चौको 36 बचे 4 और 9 परम 45 बचे 4, फिर से 9 परम 45। दोस्तों ये आ रहा है 47/2455 जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। और इसको दोस्तों ये बोर्ड मास का नियम आपको आना चाहिए, कौन सा जो चिन्ह है वो पहले सॉल्व होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आसानी से आपके हो जाएंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है दोस्तों, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे सामने, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि एक चोर की एक पुलिसकर्मी 150 मीटर की दूरी से रोक लेता है। ठीक है, पुलिसकर्मी जब चोर का पीछा करना शुरू करता है तो चोर भी दौड़ना शुरू करता है। यानी कि चोर और पुलिस वाले के बीच में कितनी दूरी है दोस्तों? 150 मीटर की दूरी है। ठीक है, और पुलिस वाले की स्पीड क्या है? 9 किलोमीटर प्रति घंटा और चोर की स्पीड दी हुई है 7 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब जब दोनों एक ही दिशा में भागेंगे, चोर आगे आगे और पुलिस वाला उसके पीछे पीछे, जब एक ही दिशा में भागेंगे दोस्तों तो समांतर चाल निकालने के लिए चालें आपस में घट जाती है। इसकी 9 है, इसकी 7 है, तो घट के क्या हो जाएगी? 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। और जब दूरी हमें मीटर में दी हुई है तो हमें इसको भी मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा। और मीटर प्रति सेकंड में किसी भी चाल को बदलने के लिए क्या करते हैं? 5/18 से गुणा कर लेते हैं दोस्तों। और ये निकल करके आ रहा है हमारे पास 5/9 मीटर प्रति सेकंड। ये हमारे पास चाल आ गई। तो अब हमें क्या करना है दोस्तों? 150 मीटर की दूरी कवर अप करनी है इस चाल से। तो 150 मीटर की दूरी कवर अप, ये जो गैप है इनके बीच का ये कवर हो जाएगा इस चाल से। तो दोस्तों ऑटोमेटिकली पकड़ा में आ जाएगा चोर। तो 150 किलोमीटर की दूरी को 5/9, बटे के नीचे बटे होता है तो उसे ऊपर गुणा में ले जाते हैं। इस चाल से कवर करना है तो कितना समय लग जाएगा? 5 से इसको काटते हैं एक बार 30 बार, 9 3 27, यानी कि 270 सेकंड समय लग रहा है उसको चोर को पकड़ने में। अब दोस्तों क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है कि तो पुलिसकर्मी के द्वारा चोर तक पहुंचकर उसे पकड़ने से पहले चोर द्वारा तय की हुई दूरी। चोर यहाँ से भागना स्टार्ट किया दोस्तों पकड़ने से पहले, चोर द्वारा तय की गई दूरी, और पुलिस ने यहाँ से स्टार्ट करना भागना स्टार्ट किया। तो अब दोस्तों चोर की जो स्पीड है वो क्या है? 7 किलोमीटर प्रति घंटा है। और इसको भी हमें क्या करना होगा? मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा। तो हम गुणा करेंगे 5/18 से, यानी कि 35/18 मीटर प्रति सेकंड क्या थी? चोर की स्पीड थी। और ये पकड़ में कितने देर बाद आया? 270 सेकंड बाद पकड़ में आया। तो इस चाल से 270 सेकंड में वो कितनी दूरी और चल गया होगा, ये पूछा है हमसे क्वेश्चन में। उसकी चोर की चाल मीटर प्रति सेकंड में क्या चल रही है? 35/18। और वो कितने सेकंड और भागा दोस्तों? 270 सेकंड और भागा। तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय। तो इसको जब हम आपस में काटेंगे तो दूरी निकल करके आ जाएगी 9 दूनी 18, 9 3 27 और 2 से ये 15 बार कट गया। जब इनका गुणा करेंगे आपस में तो ये निकल करके आ रहा है दोस्तों 525 मीटर। और वो चोर भागा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है फ्रेंड्स, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अब
फिर से क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिएगा दोस्तों ध्यान से कि ब्याज की गणना अगर अर्धवार्षिक कर दी जाए, इस शब्द पर ध्यान देना है, ब्याज की गणना अर्धवार्षिक करी जा रही है तो चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए 12,500 की राशि 12% वार्षिक दर से 1 साल में कितनी हो जाएगी। जब भी अर्धवार्षिक दर हो तो मैं आपको बार बार बताता हूँ कि समय का दोगुना और दर का आधा हो जाता है। तो मूलधन कितना दिया हुआ है दोस्तों, इसमें मूलधन दिया हुआ है 12,500 रुपये और दर क्या दी हुई है 12%। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, अर्धवार्षिक है, तो हमें क्या करना होगा, इसका आधा करना होगा। तो दर हमें लेनी होगी 6% और जो समय है वो 1 वर्ष है तो इसका दोगुना करना होगा, ये लेना होगा 2 वर्ष। अब हमें क्या बताना है दोस्तों कि चक्रवृद्धि ब्याज कितनी होगी इसकी, ये बताना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज, चलिए मैं आपको आज एक और तरीका बताता हूँ, जब भी 2 वर्ष का दिया हुआ हो तो, कि हमें क्या करना होता है दोस्तों, 6% की हम इफेक्टिव रेट निकालते हैं 2 वर्ष की। जब भी 2 वर्ष की हो तो क्या होगा, 1 वर्ष के लिए 6 वर्ष प्लस 1 वर्ष के लिए 6% प्लस दूसरे वर्ष के लिए 6%, फिर से प्लस, इन दोनों का गुणा करना होता है आपस में, 36/100, ये होती है दोस्तों इफेक्टिव रेट। तो 6 और 6 12 हो गया यहाँ पर, प्लस में ये हो गया 0.36, तो इफेक्टिव रेट क्या निकल करके आई, 12.36%। अब हम 12,500 का डायरेक्ट 12.36% निकाल देंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा निकल करके। तो 12,500 का 12.36% निकाल देंगे दोस्तों, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई यहाँ से, और ये क्या है 2 जीरो और लग जाएंगी जब पॉइंट हटेगा तो 25 से 5 बार और 25 से 4 बार, जब इस 4 को काटेंगे एक बार, 4 दिए 12 और ये 0, 4 9 36। अब ये गुणा होगा दोस्तों 5 45 और 5 15। देखिए 1545 हमारे सामने ब्याज निकल करके आई, 1545 रुपया। देखिए ऐसे इफेक्टिव रेट निकालने से थोड़ा सा इजी हो जाता है दोस्तों। तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है जो कि राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार दोस्तों आगे बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है दोस्तों हमसे कि 5 व्यक्ति एक साथ कार्य करते हुए किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा करते हैं। अब आपको ऐसा लगेगा दोस्तों ये कि पता नहीं क्या पूछ लिया है, 5, हम अगर इसमें एक इक्वेशन बनाने लगेंगे तो ये फंस जाएंगे। लेकिन अब हमें इसको सीधे तरीके से कैसे करना है, हमें 5 व्यक्ति, यानी कि 5 व्यक्ति, हमें एक नाम देना है 5 व्यक्ति को, यानी कि आप ऐसे लिख लो 5 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति का नाम समझ लो इसको, 5 व्यक्ति हैं जो कि किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। और एक है ओम प्रकाश, तो ओम प्रकाश क्या कर रहा है दोस्तों, उसी कार्य को फ्री होकर के 24 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, तो अब हम टोटल वर्क निकालने के लिए इनका क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, जो कि क्या आ रहा है 24 आ रहा है। अब जब इनकी वर्क पावर निकालेंगे तो इससे डिवाइड करेंगे, 8 दिया 24 और 24 से कम 24, तो 5 व्यक्तियों की वर्क पावर 3 है, वहीं पर अकेले ओम प्रकाश की वर्क पावर कितनी है, 1 है। तो अब ये बाद में क्या कह रहा है दोस्तों कि 4 दिन बाद उनके साथ शामिल होता है, ये ओम प्रकाश है वो 4 दिन बाद शामिल होता है, जबकि 4 दिन तक सिर्फ यही काम करते हैं 5 व्यक्ति। तो 5 व्यक्ति एक दिन में 3 काम कर रहे हैं, तो 4 दिन में कितना कर लेंगे, 4 दिन में 12 काम कर जाएंगे। तो 24 में से 12 गया तो शेष काम कितना बचा, 12 बचा, यानी कि 4 दिन तो ये काम कर चुके पहले ही, 12 काम कर लिया और 12 बचा। अब ये ओम प्रकाश भी इनके साथ शामिल हो जाएगा, तो ओम प्रकाश की वर्क पावर क्या है, 1 है, तो इन सबकी मिलकर कितनी हो जाएगी, 3 और 1 4 वर्क पावर हो जाएगी। तो एक दिन में काम हो रहा है 4 और बचा काम कितना है 12, तो 4 दिए 12, यानी कि 3 दिन में और बचा हुआ काम हो गया दोस्तों। तो ये पूछ रहा है कि इस परिस्थिति में कितने दिन में काम पूरा होगा, 4 दिन तो यहाँ पर लग गए और 3 दिन अब यहाँ पर लग गए, तो टोटल दिन कितने लग गए दोस्तों, 7 दिन में ये काम कंप्लीट हो गया और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है दोस्तों कि 6 घंटियां हैं और जो इस अंतराल पर बसती हैं। मैंने आपको बताया जब पिछली बार मैं दिल्ली पुलिस का मॉक टेस्ट करवा रहा था, क्योंकि जब भी कोई घंटियां ऐसे अंतराल पर बजें या फिर कोई भी व्यक्ति जो है एक गोलाकार मैदान में दौड़ कर रहे हैं और वो एक बार मिलने के पश्चात उनकी अलग अलग स्पीड दी हुई है, तो उस स्थिति में भी दोस्तों एलसीएम लेना होता है। और जब भी अलग अलग घंटियां इस अंतराल से बज रही हैं तब भी इनका एलसीएम लेना होगा। और वे दोबारा एक साथ कब बजेंगी दोस्तों, कितने सेकंड के बाद एक साथ बजेंगी, जब इतने सेकंड के अंतराल पर बजती है तो इनका एलसीएम ले लेंगे, वही राइट आंसर आ जाएगा। 3 4 6 फिर इसका एलसीएम लेंगे दोस्तों, तो इनका एलसीएम निकल करके आएगा 3 गुणा 8 गुणा 7 और इसका एलसीएम निकल कर क्या आ रहा है दोस्तों 168 सेकंड, यानी कि 168 सेकंड के बाद वो घंटियां दोबारा एक साथ बजेंगी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। आप लोग एलसीएम लेना ठीक से सीखो, तो आपको ऐसे क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब आपको अगर नहीं भी आ रहा है तो आप एलसीएम ऐसे ले लो 3 4 6 7
8 और 12, इनके भाग देते चले जाओ। 2 से स्टार्ट करो, फिर 3 का देते चले जाओ जब तक 1 ना आ जाए और सबका गुणा कर दो दोस्तों। अगर आपसे कुछ भी नहीं हो रहा तो ऐसे कर लो, ऐसे भी एलसीएम आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों 168 इसका आंसर हमारे सामने निकला है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि 3 वर्ष पहले बेंगलोर की जनसंख्या 3 लाख थी। जनसंख्या 3 लाख थी 3 वर्ष पहले। यदि यह संख्या क्रमिक 3 वर्षों के दौरान 2%, 5% और 4% की दर से बढ़ती है। जब भी दोस्तों जनसंख्या बढ़े तो हमें चक्रवृद्धि ब्याज का जो फॉर्मूले का यूज होता है हमें उसी प्रकार से इसमें यूज करना है। तो वर्तमान जनसंख्या बताइए। जब 3 लाख दोस्तों संख्या थी, जनसंख्या थी 3 लाख और 2 वर्ष, 5 वर्ष और 4 वर्ष की दर से वो बढ़ रही है। तो यानी कि 2% की दर से बढ़ेगी तो 102, या तो इसको ऐसे कर लो 102% हो गई, फिर अगले वर्ष में 105% हो गई, फिर अगले वर्ष में 104% हो गई। या फिर मैंने आपको पिछले टेस्टों में बताया कि जब इनकी फ्रैक्शन लेके और 50 से 51 हो जाएगा, 20 से 21 हो जाएगी और 25 से 26 हो जाएगी, ऐसे कर लो। हाँ ना, वही है इसका मतलब। लेकिन अब दोस्तों हम इसको काटते हैं एक बार। ये 26 बार कट रहा है 4 से, ये 25 बार कट रहा है, और ये 5 से 21 बार कट रहा है, ये 20 बार कट रहा है, और ये 4 से ये 4 से 26 और ये 4 से 25 बार कट रहा है दोस्तों। जबकि ये ऐसा नहीं कट रहा है, ये 2 से 51 बार कट रहा है और ये 2 से 50 बार कट रहा है। अब चलिए दोस्तों आगे और कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ से 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगी और आगे क्या बच रहा है दोस्तों, 5 दूनी 10, तो 1 जीरो और कट जाएगी यहाँ से, और 25 से 312 बार कट जाएगा। अब ये जो भी टर्म्स हमारे पास बची हैं हम इनका गुणा कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, इनका गुणा करेंगे तो हमारे पास, एक बार के लिए देखो इसको ऐसे कि पहले यूनिट डिजिट से देख लो एक बार। 2 एकम 2 एकम 2, 2 छकी 12, यूनिट डिजिट 2 आ रहा है दोस्तों, और जो कि यूनिट डिजिट 2 3 संख्याओं में दिया हुआ है तो इससे काम नहीं चलेगा, इनका पूरा ही गुणा करना होगा। हम लोग करके देखना इनका पूरा गुणा करेंगे तो आएगा 3,34,152। तो जनसंख्या कितनी हो गई, 3,34,152 हो गई दोस्तों। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इन संख्याओं का गुणा करके देख लेना। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे क्या कह रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 देखना एक बार कि 6 रुपये में 5 के हिसाब से संतरे खरीदे और 3 रुपये में 2 के हिसाब से बेच दिए। तो दोस्तों ऐसी कंडीशन जब भी हो हमारे सामने तो या तो हमें एक संतरे का मूल्य निकालना है, या फिर आपको कुछ भी निकालना नहीं आ रहा तो आप डायरेक्ट, ये हमारे पास क्रय मूल्य है और ये विक्रय मूल्य है, तो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। यानी कि 5 दिया 15 और 6 दूनी 12। अब दोस्तों जब भी हमें ऐसा करना हो तो हम क्या करते हैं दोस्तों, ये क्रय मूल्य वाली संख्या को उल्टा कर लेते हैं। एक बार इसको विक्रय मूल्य मान लेते हैं और इसको क्रय मूल्य मान लीजिए। तो अब हमें देखो क्रय मूल्य 11 है, विक्रय मूल्य 15 है, तो लाभ कितना हुआ दोस्तों, 3 का हुआ। किस पर, 12 पर हुआ। तो ये 1/4 यानी कि 25% का लाभ हो रहा है इस पूरे सौदे में। तो 25% का लाभ हो रहा है। या फिर आप ऐसे करना नहीं चाहते तो ऐसे कर सकते हैं दोस्तों कि 5 संतरे 6 रुपये के हैं तो एक संतरा कितने का हो जाएगा, 6/5 का, यानी कि 1.2 का हो जाएगा। और बिच कितने का रहा है वो, 3/2, यानी कि 1.5 का बिक रहा है दोस्तों। तो हमें लाभ कितने का हो रहा है, 0.3 का हो रहा है। कितने पर हो रहा है, 1.2 पर हो रहा है। तो ये पॉइंट से पॉइंट और फिर भी 1/4 यानी कि 25%। तो आप या तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर लो, या फिर एक संतरे का मूल्य निकाल के कर लो, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, तब भी राइट आंसर आ जाएगा आपका। और यहाँ पर दोस्तों 25% का जब हमें लाभ प्राप्त हो रहा है तो ये ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। आपको नंबर सिस्टम से भी क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। ये देखिए इसमें भाज्य और अभाज्य संख्या के ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ है। ये कह रहा है दोस्तों 67 और 101 के बीच में कितनी भाज्य संख्या है। अब एक तो आपको जल्दबाजी में इसको अभाज्य संख्या नहीं निकाल देनी है। आपको अगर अभाज्य संख्या पता है तो आप भाज्य संख्या आसानी से निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो इनके बीच में संख्या कितनी है वो देखिए। ये बीच की बात कर रहा है दोस्तों, ये 101 को काउंट नहीं कर रहा है, ये 67 को काउंट नहीं कर रहा। यानी कि 101 से पहले क्या आता है, 100, यानी कि 100 को काउंट कर रहा है, 101 को काउंट नहीं कर रहा। और ये 67 को इधर काउंट नहीं कर रहा है, 68 से काउंट करेगा। तो यानी कि 100 में से 67 हटा देंगे तो क्या हमारे पास इनके बीच की संख्या निकल करके आ जाएंगी क्या, जो कि क्या बच रही है दोस्तों, 33।
तो इनके बीच में कुल संख्या कितनी है 33। अब हम भाज्य संख्या तो ज़्यादा होती है, हमें काउंट करनी होंगी अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं कम ही होती हैं तो उनको हम घटा देंगे 33 में से, तो हमारा राइट आंसर निकल करके आ जाएगा। चलिए दोस्तों अभाज्य संख्याओं को काउंट करते हैं एक बार। 67 से आगे कौन सी अभाज्य संख्या है? 67 से आगे 68, 69, 70, 71। 71 है दोस्तों। 71 के बाद में 73 है, और 73 के बाद में 74, 75, 76, 77, 78, 79, 79 आएगा, और 79 के बाद में 80, 81, 82, 83, 83 आ जाएगा, और 83 के बाद में 84, 85, 86, 87। 87 दोस्तों आपको ऐसा लगेगा कि अभाज्य संख्या है, जबकि अभाज्य संख्या नहीं है। 87 के गुणनखंड होते हैं 29 गुणा 3, 88, 89, एक 89 आ जाएगा, एक 90, 91, 92, 93, 93 दोस्तों अभाज्य संख्या है, और 94, 95, 96, 97 अभाज्य संख्या है। 93 अभाज्य संख्या नहीं है फ्रेंड्स, ये देख लो, ये 3 से कट रही है। 97, 98, 99, 100 यही अभाज्य संख्या है। कितनी अभाज्य संख्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 हमारे साथ अभाज्य संख्या है दोस्तों 33 में से, तो 6 घट जाएंगी तो ये कितना बचेगा? 27। तो हमारे पास क्या निकल कर के आया दोस्तों? भाज्य संख्या कितनी है? 27, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। और आप लोग इनको ऐसे लिख के भी गिन सकते हैं, लेकिन ये सही तरीका यह है, टोटल संख्या निकाल लो, और अभाज्य संख्याएं कम होती हैं तो पहले अभाज्य संख्या निकाल लो और उनमें से घटा दो। एक बार और देख लेते हैं अभाज्य संख्या को। 67 के बाद में 68, 69 नहीं होती, 70 नहीं होती, 71 होती है, 72 नहीं होती, 73 होती है, 74, 75, 76, 77 नहीं होती, 78 भी नहीं होती, 79 होती है। इसके बाद में 80, 81, 82 नहीं होती, 83 होती है। इसके बाद में 84, 85, 86 और 87 नहीं होती दोस्तों, 88 भी नहीं होती, 89 होती है, और उसके बाद में डायरेक्ट 97 होती है। तो इस प्रकार से हमारी संख्या जब बढ़ जाएंगी तो 27 निकल करके बचेगा, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों आपके सामने अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति गंतव्य तक पहुंचने के लिए 4 अलग अलग रास्तों से साइकिल चलाता है। ठीक है, इस पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल उसकी क्या रही? औसत चाल निकालने का सूत्र होता है दोस्तों कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी क्या है दोस्तों? यदि ये सारी दूरियां जुड़ जाएंगी, आपके सामने अच्छे से देख लो, तो कुल दूरी आ जाएगी। चलिए दोस्तों इसको जोड़ते हैं कुल दूरी को। 6, 5 और 14 16, कुल दूरी आ रही है हमारे पास 166 किलोमीटर। और कुल समय जब निकालेंगे दोस्तों, तो दूरी में चाल का भाग लगता चला जाएगा, यानी कि यहाँ से आ रहा है 2, और यहाँ से आ रहा है 4, यहाँ से आ रहा है 6, और यहाँ से आ रहा है 1। तो जब हम इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास कुल समय निकल करके आ जाएगा 12 1 13, टोटल समय 13 घंटे आ रहा है। तो अब ये हमारे पास औसत चाल निकल जाएगी दोस्तों। 13 का भाग जब 166 में देंगे, चलिए लगाते हैं। 13 एकम 13, 13 पंजे 65, सॉरी 13 एकम 13, 13 दूना 26। अब बच जाएगा दोस्तों 10, तो हम पॉइंट लगा देंगे, 0 बढ़ जाएगी। 13 7 91, 12.7 आगे कहाँ पर चल रहा है, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है दोस्तों। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्लास कैसी लग रही है दोस्तों आपको? सॉल्यूशन अगर अच्छा लग रहा है तो आप लोग अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें, और फिर भी दोस्तों अगर आपकी कोई क्वेरीज रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें सजेशन के रूप में बता सकते हैं। और आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है दोस्तों, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये डीपली क्वेश्चन ही समझ सकते हैं इसको। क्वेश्चन दिया हुआ है कि 4 पुरुष को मैं एक बार के लिए मेल लिख लेता हूँ एम, और 6 महिलाएं प्लस 6 महिलाओं को एफ लिख लेता हूँ फीमेल। ये दोनों मिलकर 5 दिन में कोई कार्य कर सकती है। ठीक है, टोटल कार्य होता है जितने आदमी और कितने दिन में कर रहे हैं वो उनका गुणा हो जाता है, और 5 दिन में एक निश्चित काम को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, जबकि 3 पुरुष यानी कि 3 एम और 4 महिला यानी कि 4 एफ उसी काम को 7 दिन में पूरा करते हैं, यानी कि काम वही बराबर है, और 7 दिन में पूरा कर रहे हैं तो 7 से गुणा हो जाएगा। अब यहाँ से दोस्तों महिला और पुरुष का रेशियो निकल करके आ जाएगा। कैसे आएगा? चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 5 चौका 20 एम प्लस 6 पंजे 30 एफ बराबर 7 या 21 एम प्लस 7 चौका 28 एफ। अब जब इसको दोस्तों पक्षांतरण करेंगे तो ये निकल करके आ रहा है 2F बराबर ये इधर आ जाएगा 1M, यानी कि M बराबर क्या निकल करके आया दोस्तों?
यानी कि एक पुरुष के बराबर 2 महिलाएं हैं दोस्तों, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि 2 महिलाओं के बराबर एक पुरुष है। ठीक है, अब दोस्तों आगे देखते हैं कि आगे हमें कैसे सॉल्व करना है। अब दोस्तों उसने पूछा है कि उस काम का तो टोटल काम हम अब यहाँ से निकाल सकते हैं क्या? टोटल काम निकाल सकते हैं। चलिए देखिए कैसे निकालते हैं। जब 1m बराबर 2f है तो यहाँ पर 4m के बराबर क्या हो जाएगा? 8f हो जाएगा, प्लस 6f हो जाएगा। 8 और 6 क्या हो रहा है? 14f हो रहा है, यानी कि 14 फीमेल का 5 दिन का कार्य है। ये हमारे पास टोटल कार्य है। अब ये कह रहा है दोस्तों टोटल काम का 2.5 गुना, यानी कि 5/2 गुना। ठीक है, तो अब इस काम को 5 दिनों में पूरा करने के लिए 25 महिलाओं की सहायता करनी चाहिए। कितने पुरुषों को? यानी कि 25 तो महिलाएं करेंगी और कितने पुरुष और हों ताकि ये काम 5 दिन में पूरा हो जाए। कौन सा काम? इस टोटल काम का 2.5 गुना। तो चलिए दोस्तों इसको स्टार्ट करते हैं एक बार सॉल्व करना। 14 पंजे 70, और यानी कि ये जो टोटल काम हो रहा है हमारे पास 14f गुणा 5 गुणा 5/2। इसको एक बार ऐसे ही रहने दो। ये टोटल काम है। ऐसे करने के लिए 5 दिन में पूरा करने के लिए, यानी कि 25 तो हमारे पास महिलाएं दी हुई हैं जिसको हम f से डिनोट कर रहे हैं, प्लस कुछ पुरुष हो रहे हैं, इसको हम लिख लेते हैं x पुरुष xm। कितने दिन में करने के लिए? 5 दिन में करने के लिए, तभी तो टोटल काम निकलेगा। 5 दिन में करने के लिए 25 फीमेल और x मेल। तो अब दोस्तों इसको जब हम काटेंगे तो 5 से ये यहाँ से डायरेक्ट 5 कट रहा है। ठीक है, और ये 2 से 7 बार कट रहा है, यानी कि ये निकल करके आ रहा है यहाँ से 35f बराबर 25f प्लस xm। अब हमें क्या निकालना है? यहाँ से मेल की संख्या निकालनी है कि कितने पुरुषों की जरूरत होगी। तो अब दोस्तों ये 25f इधर आएगा तो इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर 10f हो जाएगा। 10f बराबर xm। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ से एक बात और देखनी है आपको कि 1m के बराबर क्या हो रहा है? 1m के बराबर मैंने आपको यहाँ पर बताया 2f हो रहा है, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2f में चेंज हो जाएगा। और x की जब हमें क्या चाहिए? x की वैल्यू निकालनी है, यानी कि कितने मेल इस काम को कर रहे हैं। तो 2f है, तो 2f इधर गुणा में, तो इधर आके क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। तो 2f से 10f कितनी बार कट जाएगा? 5 बार कट जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या निकली? 5, यानी कि 5 आदमी और चाहिए उनकी महिलाओं की सहायता करने के लिए। और उम्मीद है कि दोस्तों ये क्वेश्चन भी काफ़ी लेंदी हुआ था, लेकिन आपकी समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें, वहाँ पर भी हम आपको अच्छे से सॉल्यूशन प्रोवाइड करा सकते हैं। तो दोस्तों 5 हमारा राइट आंसर निकल करके आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। चलिए प्यारे दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 हमसे क्या कह रहा है दोस्तों कि 5/4p बराबर 2/3q बराबर 3/4r, और हमें निकालना क्या है दोस्तों? p अनुपात q अनुपात r निकालना है। जब भी ऐसी फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिया हुआ हो, ये क्वेश्चन नंबर 18 है, जब भी ऐसी फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ हो, हम एक तो दोस्तों इनको अनुपात में बदल के ऐसे कर सकते हैं, जो कि डिटेल बड़ा हो जाएगा। अब हमें जब भी ऐसे गुणाओं में संख्या हो और फिर बराबर में हो, तो हमें क्या करना है? इन संख्याओं का एलसीएम लेना है, इन तीनों का। 5/4, 2/3 या 3/4, या फिर 5, 2 और 3 का एलसीएम ले लो, वो इनका एलसीएम होगा। ठीक है, तो 5, 2 और 3 का एलसीएम ले लो, इसको एक साइड लिख लेना है। 5, 2 और 3 का एलसीएम क्या हो रहा है? 30 आ रहा है। अब 30 में दोस्तों p अनुपात q अनुपात r निकालने के लिए इन संख्याओं का भाग देते चले जाना है। 5/4 का भाग देंगे तो 24 आएगा, अनुपात 2/3 का भाग देंगे तो यह आएगा दोस्तों 45 आएगा, अनुपात 3/4 का 30 में फिर से भाग देंगे तो ये 40 निकल करके आएगा, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखते हैं किस में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए में है दोस्तों 24:45:40। ईमानदारी से बताएं दोस्तों ये तरीका आपको कैसा लगा? आप लोग एकदम आसानी से इस सवाल को कर सकते हैं, और यही तरीका होता है दोस्तों टाइम बचाने का, जो कि आपको एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ये तरीका, हर एक क्वेश्चन में ऐसा तरीका यूज़ करना है कि हम, अगर आप 5 सेकंड भी दोस्तों ज़्यादा लगा रहे हैं तो आप समझिए कि सिलेक्शन से कहीं ना कहीं दूर जा रहे हैं दोस्तों। आप लोग 5-5 सेकंड एक क्वेश्चन में लगाएंगे तो वहाँ पर आप 1-2 क्वेश्चन पीछे जा सकते हैं। अगर ज़्यादा लगाएंगे तो आप कोशिश करिए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा 1-1 सेकंड बचाने की कोशिश करिए, तब भी आप लोग इतने कम समय में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें समय बहुत ही कम रहता है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों इसी कड़ी में क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, जो कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस मॉक का। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है?
दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 है आपके सामने, इसको ध्यान से देखिएगा। ये मेंसुरेशन से क्वेश्चन है। मेंसुरेशन के फॉर्मूले आपको सारे ही आने चाहिए कि एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, 2πRh, जो कि हमें क्या दिया हुआ है 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्या दिया हुआ है दोस्तों, हाइट यानी कि ऊंचाई दी हुई है 5 सेंटीमीटर। तो अब दोस्तों इसको आगे सॉल्व करते हैं। क्या पूछा है, तो इसके आधार का व्यास क्या होगा। तो व्यास निकालने के लिए बेलन का आधार आपको पता है क्या होता है, वृत्त ही होता है। तो वृत्त का व्यास निकालने के लिए पहले वृत्त की त्रिज्या चाहिए। तो यहाँ पर अब हम आर को सबसे पहले निकालेंगे। तो एच हमारे पास क्या दिया हुआ है, चलिए दोस्तों इसको एक बार कर ही लेते हैं। 2 गुणा 22/7 गुणा आर गुणा एच क्या दिया हुआ है 5 बराबर 110। तो इसको एक बार ऐसे काट लेते हैं, यहाँ पर 11 से 2 बार और 11 से 10 बार, 5 से 2 बार और ये 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ पर 1 बच जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब जब हम आर निकालेंगे तो यहाँ पर 1 पहले से है और यहाँ पर क्या बच रहा है 2/7 है। 2/7 को इधर ले जाएंगे तो ये 7/2 हो जाएगा। तो आर क्या निकल करके आ रही है दोस्तों यहाँ से 3.5 सेंटीमीटर। लेकिन उसने क्या पूछा है, व्यास पूछा है। व्यास का मतलब त्रिज्या का दोगुना, 2r क्या हो जाएगी 3.5 का दोगुना क्या हो जाएगा दोस्तों 7 सेंटीमीटर, जो कि यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन ये भी मेंसुरेशन से दिया हुआ है, इसको ध्यान से देखना दोस्तों। क्वेश्चन है हमारे सामने, देखिए 0.64 पाई मीटर स्क्वायर क्या है, ये क्षेत्रफल है किसका, एक गोलाकार डिस्क। डिस्क समझते हैं आप लोग, डिस्क को आप लोग ऐसे देख सकते हैं कि जो डीवीडी में जो पहले कैसेट लगाई जाती थी सीडी या डीवीडी में, वही होती है डिस्क, ऐसी डिस्क होती है दोस्तों। तो इस डिस्क का क्षेत्रफल यानी कि आपको ये दिख रही है कि वृत्ताकार है, तो हमारे सामने वृत्त का क्षेत्रफल ही है एक तरह से डिस्क का क्षेत्रफल। तो वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है πr² बराबर क्या दिया हुआ है 0.64 पाई। अब देखिए दोस्तों पाई से पाई कट जाएगा और r² बराबर 0.64 आ रहा है, तो r बराबर यहाँ से क्या निकल करके आएगा, इसका वर्गमूल निकल जाएगा। तो इसका वर्गमूल आएगा दोस्तों आप निकालेंगे तो 0.8 मीटर। ठीक है, r बराबर क्या आ रहा है 0.8 मीटर। अब यहाँ पर और एक बात और कहिए दोस्तों कि इतने क्षेत्रफल वाली एक गोलाकार डिस्क है, ठीक है, वो 1.408 किलोमीटर की लंबाई तक लुढ़कती है। अब जब भी कोई डिस्क है तो ये लुढ़केगी तो एक ऐसे चक्कर लगाएगी, तभी एक चक्कर पूरा करेगी तो क्या ये परिधि हो जाएगी इसकी एक चक्कर पूरा करने में। ठीक है, तो कितनी लंबाई तय कर रही है ऐसे लुढ़क लुढ़क के 1.408 किलोमीटर। अब हमें क्या करना है दोस्तों, आंसर देना है मीटर में। ठीक है, सॉरी मीटर में आंसर नहीं, ये पूछ रहा है कि कितने चक्कर लगा रही है। तो इसकी त्रिज्या मीटर में हमारे सामने है, परिधि भी मीटर में निकल करके आएगी। तो इस लंबाई को भी हम एक बार मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं और मीटर में किलोमीटर को कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से गुणा कर देंगे और 1000 से गुणा करा तो ये आया निकल करके 1408। ठीक है, 1408 मीटर की दूरी को कितने चक्कर लगा देगी, एक चक्कर में कितनी दूरी हो रही है दोस्तों, एक चक्कर का मतलब इसकी परिधि। और परिधि का फॉर्मूला आपके सामने क्या होता है दोस्तों 2πr होता है। और 2πr को जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 गुणा 22/7 गुणा r कितनी है 0.8 है। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो ये एक चक्कर में यही दूरी है और टोटल दूरी कितनी है इतनी, तो कितने चक्कर हो जाएंगे, तो इससे हमें भाग लगाना होगा। चलिए दोस्तों भाग लगाते हैं, 2 गुणा 22 गुणा 0.8/7 है, इसको ऊपर ले जाएंगे। तो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं दोस्तों, 11 से काटते हैं, फिर 11 कम 11 बचे 3, 11 दूनी 22, 11 अट्ठे 88 और ये 11 से 2 बार कट जाएगा। और अब ये पॉइंट लगा हुआ है यहाँ पर, या तो इस पॉइंट को इधर हटा दो और गुणा में ऊपर 1 0 बढ़ा दो। अब जब इसको 8 से काट सकते हैं, 8 कम 8 और 8 सिंह 48 और ये 4 से 4 बार कट जाएगा दोस्तों। अब जब हमारे सामने कौन कौन सी संख्या बच रही है तो 4, 7 और 0 यानी कि 280 चक्कर, इनको जब गुणा करेंगे तो क्या आंसर आया दोस्तों निकल करके 280 चक्कर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपके सामने दिया हुआ है। तो ये था दोस्तों हम आपके सामने जो SSC GD कांस्टेबल का जो भर्ती नई आने वाली है उसका मॉक टेस्ट 1 अक्टूबर का, जिसमें हमने आपको मैथ के क्वेश्चंस को सॉल्व कराने की कोशिश करी। और मैंने कोशिश की दोस्तों कि आपको अच्छे से अच्छे तरीके बताए जाएं। फिर भी अगर मुझसे भी कोई भूल हो सकती है तो आपकी कोई भी क्वेरीज अगर इस सॉल्यूशन के दौरान रही हो तो आप लोग हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है दोस्तों
टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप लोग ज़रूर से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा। और कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप वहाँ पर पूछ सकते हैं दोस्तों, आपकी हर एक समस्या का समाधान होगा। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ दोस्तों, मैंने अच्छा खासा स्कोर किया था SSC GD में पिछली बार, मैं ऑलरेडी सेलेक्टेड हूँ और मेरे 138 मार्क्स थे दोस्तों 160 में से। तो आप लोग निश्चिंत रहें इस बात के लिए, कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को मैं अच्छे से बता सकता हूँ। और कैसा लगा दोस्तों ये सॉल्यूशन, कैसा लगा आपको ये भी ज़रूर दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताएं एक बार, ताकि मुझे ये प्रेरणा मिले कि मैं आगे भी मुझे सॉल्यूशन कराना चाहिए या नहीं। आप लोग ज़रूर से बताएं, और अगर आप लोग इसमें रुचि दिखाएंगे तो मैं इसको आगे भी कंटिन्यू करूँगा। बाकी हमारा दिल्ली पुलिस का तो चल ही रहा है दोस्तों, मैं दिल्ली पुलिस के भी सॉल्यूशन बैठ के कराता हूँ इसी चैनल पर, और आप लोग भी दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग वो सॉल्यूशन भी ज़रूर देखें एक बार। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार, थैंक यू।